हाँ जी, आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केस स्टडी नंबर 2 फ्रॉम केस स्टडी डाइजेस्ट। ये केस स्टडी आईसीए की पहले इशू करी सैम्पल केस स्टडी है, तो उसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे आज हम वो भी कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। तो अब एमसीक्यू देखते हैं। पहले एमसीक्यू में क्या पूछा है। एमसीक्यू में लिखा है टीडीएस हैज़ बीन डिडक्टेड। तो हैरी स्मिथ और रिया स्मिथ, रीटा स्मिथ को क्या आरओआई फाइल करने की ज़रूरत है या नहीं। तो देखते हैं, अब इसको आगे ऊपर जाके देखेंगे क्या इन्फो दी हुई है इसमें। तो इसको हम पढ़ेंगे। हैरी स्मिथ दिया हुआ है, इसमें इसने रिसीव करें 15 लाख फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन कॉम्पिटिशन, 2 लाख रिसीव करें एडवर्टीजमेंट से, और इसने एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल में भी कंट्रीब्यूट करा है, वहाँ से 20,000 मिले हैं इसको। 1 लाख इसने ट्रैवल कॉस्ट का करा है, ये हमारे रिलेवेंट नहीं है क्योंकि हमारी ग्रॉस इनकम टैक्सेबल होती है। और हमारा इसमें एक प्राइज़ लिया है, इसको मिला है 25,000 का रेस हॉर्स फ्रॉम मुंबई। ठीक है, आगे जाके अब हम रीता की देखते हैं। रीता स्मिथ है, इसने अर्न करे है 2 लाख रुपए फ्रॉम म्यूज़िक परफॉर्मेंस, और इसकी कोई और भी इनकम नहीं है। अब एमसीक्यू में हम देखते हैं, हम देखते हैं कि हैरी के पास जो इनकम है अदर देन 1/5 बीबीए भी है, जो कि रेसॉर्ट्स की है। तो उसको हैरी को तो अपना आरओआई भरना पड़ेगा, लेकिन रीता के पास केवल 1/5 बीबीए की इनकम है, तो उसको अपना आरओआई भरना नहीं पड़ेगा। तो इस केस में हमारा आंसर हो जाता है सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा हुआ है एमएनओ कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस। ऊपर चल के देखते हैं हम क्या इन्फो दी हुई है हमें। एमएनओ का रजिस्टर्ड ऑफिस दिया हुआ है, कंट्री एक्स में दिया हुआ है। उसने परचेज करे हैं गुड्स, इमीडिएटली आफ्टर परचेज उसने एक्सपोर्ट कर दिए चाइना में। और आगे देखते हैं, आगे दिया है उसकी सारी बोर्ड मीटिंग कंट्री एक्स में हुई है, और की मैनेजमेंट कमर्शियल डिसीजंस भी हैं उसके उसी बोर्ड मीटिंग में हुए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं। तो ये हमारी एनआर हो जाएगी। एनआर क्यों होगी, एक तो इसका रजिस्टर ऑफिस बाहर है, बिल्कुल ठीक, और की मैनेजमेंट डिसीजन इसके कंट्री एक्स में लिए जाए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है डी। इसका हम नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, इसमें पूछा इफेक्टिव टैक्स रेट क्या होगा मेजर पैसिफिक एयरलाइंस का। ठीक है, पैसिफिक एयरलाइंस के मुंह पर देखते हैं। ये देखिए, पैसिफिक एयरलाइंस जो है इनकॉर्पोरेट हुई है, कंट्री वाई में इनकॉर्पोरेट हुई है। और ये जो बाकी का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कर देंगे, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। फिलहाल इसके लिए इतना देख लेते हैं कि हाँ ये फॉरेन कंपनी है। और एमसीक्यू देखते हैं, क्योंकि फॉरेन कंपनी है तो हमारा 40% लग जाएगा, और 5% इस पर सरचार्ज लग जाएगा। उसके लिए हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे, क्योंकि इसकी इनकम 11 करोड़ है तो 5% सरचार्ज लग जाएगा, और 4% इस पर सेस लग जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 43.68। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आगे क्वेश्चन है सैलरी पेड बाय मिस हरि ओम टू इट्स पार्टनर फॉल्स विद इन द लिमिट 40B5 में। तो डज हरिओम को टैक्स डेट करने की ज़रूरत है या नहीं। ठीक है, इसके लिए हम ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं जो क्वेश्चन में दी हुई है हमें। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हरिओम एक इंडियन फर्म है, इसके 4 रेसिडेंशियल पार्टनर है, शिव कुमार, हरिप्रकाश, ओम प्रकाश, नारायण, और एक इसका एनआर पार्टनर है जो है वेल्लेश। ठीक है, और इसके सारे पार्टनर्स वर्किंग पार्टनर्स हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं एमसीक्यू पे। अब देखिए, जो सैलरी पार्टनर्स को पे होती है वो पीजीपी के अंदर टैक्सेबल होती है। हमारी सैलरी पार्टनर के हाथ में सैलरी के अंदर टैक्सेबल नहीं होती, वो पीजीपी के हेड में टैक्सेबल होती है। तो इसमें 192 पे तो टीडीएस कटेगा नहीं, तो 192 पे जो अपने रेसिडेंट वाले को दे रहा है उस पर तो 192 पे टैक्स कटेगा नहीं, लेकिन जो अपने एनआर को दे रहा है, जो वर्लिश उसका जो एनआर पार्टनर है, उस पर 195 में टीडीएस कट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में क्या पूछा है हमसे, मिस्टर हरीश और ऑस्टिन जो दोनों सीनियर ऑफिसर हुए एल और वाई एम्बेसी के। मिस्टर हरीश एंड ऑस्टिन सब्जेक्ट टू एल एंड वाई रेस्पेक्टिवली एंड नॉट एंगेज इन एनी बिजनेस प्रोफेशन इन इंडिया, और रेमुनेशन रिसीव्ड बाय इंडियन ऑफिशियल इन एम्बेसी in Indian embassy of country L is exempt, country Y is taxable.
तो हमें बताना है कि हरीश और ऑस्टिन को जो इनकम मिलेगी वो टैक्सेबल होगी या नहीं होगी। तो इसमें देखिए हमारे पास सेक्शन लग जाता है 10(6). सेक्शन 10(6) क्या कहता है, जो फॉरेन ऑफिशियल है शुड नॉट बी इंडियन सिटीजन। हमारे ऑफिशियल की जो रेमुनेशन है वो एग्जेम्प्ट होनी चाहिए, और फॉरेन ऑफिशियल इज सब्जेक्ट टू रेस्पेक्टिव कंट्री एंड नॉट बी एंगेज इन एनी बिजनेस प्रोफेशन इंडिया। तब हमारी 10(6) में आ जाता है और एग्जेम्प्ट हो जाती है उनकी इनकम। तो सब, लेकिन इसमें हम देखेंगे जो क्वेश्चन में सबसे ऊपर हमें क्या दिया हुआ है कि बोथ मिस्टर वेलिश एंड हरीश दोनों हमारे इंडियन सिटीज़न है। तो क्योंकि हरीश तो हमारे इंडियन सिटीज़न हो गया, तो उसमें तो उसकी तो फिर इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। एंड दूसरा अब बचता है हमारा ऑस्टिन। ऑस्टिन का क्या है, ऑस्टिन की जो कंट्री, ऑस्टिन कहाँ से है, हमारी कंट्री वाई से है। तो ऑस्टिन का जो कंट्री वाई है वो उसमें तो हमारी जो ऑफिशियल की इनकम होती है वो टैक्सेबल होती है। तो हरीश का तो इंडियन सिटीज़न की वजह से टैक्सेबल हो गया। अब हमें देख लेते हैं यहाँ पर, हरीश का तो इंडियन सिटीज़न की वजह से टैक्सेबल हो गया, लेकिन और ऑस्टिन की कंट्री में तो हमारे ऑफिशियल की रेमुनेशन टैक्सेबल होती, तो इसलिए उसकी भी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। तो इसका आंसर आ जाता है बी। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या पूछा है उसमें डिस्क्रिप्टिव में। कंप्यूटेड इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ हैरी स्मिथ एंड रीटा स्मिथ। ठीक है, जैसे हमने ऊपर पहले इनका देखा था, हमने देखा था कि हैरी के पास दो तरह की इनकम है, 115 BBA की भी इनकम है और उसके बाद 115 BB की इनकम भी है, लेकिन रीता के पास केवल 115 BBA की इनकम है। ठीक है, अब इसके पास हमारे पास कौन कौन सी इनकम थी, 15 लाख थी, 2 लाख थी, 20,000 थी और 25,000 थी। ये 1 लाख कंसिडर नहीं करें क्योंकि हमारी ग्रॉस बेस पे टैक्सेबल होती है 115 BBA में, और रीता के पास केवल 2 लाख की इनकम थी। ठीक है, अब इसकी कंप्यूटेशन देख लेते हैं आंसर में कैसे करी हुई है। देखिए पहले 15 लाख यहाँ पर आ गया, हैरी का है ये, उसके बाद 15 लाख 2 लाख आ गया, 20,000 आ गया, और डबल बी में इसका आ गया 25,000। 20% लग जाएगा BBA में और 30% लग जाएगा डबल बी में, तो इसकी यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। और रीता की देखें तो 1 BBA की केवल 2 लाख की इनकम थी, उस पर 20% लग जाएगा तो 40,000 आ गया, ये सेस लग गया। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, सपोज फेलियर टू डिडक्ट TDS ऑन अमाउंट ऑफ 2 लाख पेड टू मिस्टर हैरी स्मिथ, और AC ने क्या करा है उस पर पेनल्टी इम्पोज कर दी है। तो हमें बताने कि वेदर पेनल्टी इम्पोजेबल इन सच फेलियर, वेदर सच लेवीज इन ऑर्डर और नॉट। जैसे हमें पता है अगर TDS के नॉन डिडक्शन पे हम करते तो उस पर पेनल्टी लगती है 271C की, विच इज़ द इक्वल द अमाउंट ऑफ TDS, लेकिन वो पेनल्टी जो लगाता है वो JC लगाता है, वो AC के पास उसकी पावर नहीं होती है। ठीक है, अब हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या दिया हुआ है कि इसका आंसर भी ये दिया है, अंडर सेक्शन 271C पेनल्टी इक्वल अमाउंट की लगती है फेलियर टू डिडक्ट TDS। तो 41,600 जो हमारा आया 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 20.8%, जो हमारी अगर हम इसको करते हैं तो हमारा यही अमाउंट आ जाती है। और हाउएवर 271C रिक्वायर्स पेनल्टी इम्पोज बाय JC, बट यहाँ पे AC ने लगाया तो इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन 271C, तो इट इज़ नॉट इन ऑर्डर। ठीक है, वो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, एग्जामिन वेदर MNO लिमिट इज सब्जेक्ट टू टैक्स इन इंडिया, इफ सो कंप्यूट द इनकम चार्जेबल। हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा था MNO लिमिटेड के बारे में। MNO लिमिटेड क्या करती है, हमने यहाँ पे पढ़ा था वो परचेज करती है, हमने पढ़ा था वो परचेज करती है गुड्स और इमीडिएटली आफ्टर परचेज एक्सपोर्ट कर देती है चाइना को। जैसे हमने सेक्शन 9 के एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था कि अगर कोई NR का बिजनेस होता है इंडिया में विच इज़ ओनली कन्फाइंड फॉर द एक्सपोर्ट इमीडिएटली आफ्टर द परचेज, तो उसकी जो इनकम होती है वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती है। तो MNO का भी यही केस है, तो इसके आंसर में भी यही लिखा हुआ होगा। देख लेते हैं इसका आंसर एक बार। तो इसका जो आंसर दे रखा है वो यहाँ दिया हुआ है। एक बार इसमें नीचे जो एक नोट दिया हुआ है पहले उसको पढ़ लेते हैं, उस नोट में क्या लिखा हुआ है।
लेकिन नोट में हमारा यही लिखा हुआ है टू बी एन इंडियन कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो इंडिया में होना चाहिए, लेकिन एमएनओ क्योंकि कंट्री एक्स में तो वो इंडियन कंपनी नहीं है। लेकिन एक कंपनी अदर देन इंडियन कंपनी भी हम उसको रेसिडेंट मान लेते हैं अगर उसका पोयम जो है इंडिया में होता है। लेकिन जैसे हमने ऊपर एमसीक्यू में कैलकुलेट करा कि पोयम जो एमएनओ का इंडिया में नहीं है वो कंट्री एक्स में है, तो इसको हम रेसिडेंट नहीं मानेंगे। तो इस हिसाब से जो सेक्शन 9 की एक्सप्लेनेशन है वो इस पर लग जाएगी। तो उस वो एक्सप्लेनेशन के हिसाब से जो आंसर दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो एनआरए ही नीचे जैसे कैलकुलेट करा था, बताया था हमने, एक्सप्लेनेशन 1B ऑफ सेक्शन 9 क्या कहती है, शैल बी डीम्ड टू एक्वाइराइज टू एनआर थ्रू अ फॉर्म ऑपरेशन विच इज कन्फाइंड टू परचेज ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट। तो एमएनओ का भी कुछ यही करता है, वो परचेज करता है फिर वो एक्सपोर्ट करती है चाइना को। तो इसकी शैल बी डीम्ड नो इनकम शैल बी डीम्ड टू सब्जेक्ट टू असेसमेंट फॉर द ईयर 21-22। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिस्क्रिप्टिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, डिटरमाइन द इनकम ऑफ पैसिफिक एयरलाइन चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है हमें। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि ये अपनी एक फॉरेन कंपनी है, एयर फ्लाइट कंट्री वाइड ऑपरेट फ्लाइट टू इंडिया, वाई टू इंडिया, इंडिया टू वाई करती रहती है और कुछ काम नहीं है इसके पास। और इसको फ्रेट से इसके पास 1 मिनट फ्रेट से इसके पास 280 करोड़ कलेक्ट हुए हैं और 280 करोड़ में से जो 100 करोड़ हैं वो उसको कंट्री वाइड डॉलर में मिले हुए हैं। ठीक है, इसको एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। 280 हैं, उसमें से 180 और 100। ठीक है, 100 अगर इसको यहाँ पर हम देखें, हमें लिखा हुआ है कि 100 इसको डॉलर में मिले हैं, तो ये इसको INR में मिले होंगे और यहाँ इसको ये डॉलर में मिले हुए हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो आउट ऑफ 100 करोड़ जो 40 करोड़ है वो रिसीव्ड इन इंडिया हुए हैं। तो अगर इसमें हम देखें, इसमें हमें लिखा हुआ कि 40 करोड़ इंडिया में मिले हैं और 60 करोड़ तो फिर बाहर ही मिले होंगे। ये हमारे इंडिया में मिला हुआ है। ठीक है, और ये हमें बाहर से मिला हुआ है, फॉरेन में मिला हुआ है। ठीक है, तो हमने जो अपने 44 BBA में पढ़ा हुआ है, दो चीज़ें देखते हैं जब हम इनकम लेते हैं। दो चीज़ें कौन सी देखते हैं, सबसे पहले तो पैसेंजर इंडिया का होगा तो हमें इनकम कहीं पे मिली हो उसको टैक्सेबल करेंगे, और हमें पैसे इंडिया में मिले होने चाहिए, मिले हुए हैं और पैसेंजर कहीं का भी हो। ठीक है, तो उस बेस पे हम देखते हैं। तो ये जो 180 है तो ये तो टैक्सेबल हो ही जाएगा इसका, और साथ में ये हमें जो 40 जो इंडिया में मिले हुए हैं ये भी टैक्सेबल हो जाएंगे, लेकिन ये हमें फॉरेन में मिले हुए हैं ये टैक्सेबल नहीं होंगे। ठीक है, आगे इसमें दिया हुआ है टोटल एक्सपेंडिचर, इसने कहा 11 करोड़ का करा हुआ है। ये हमारा रेलेवेंट नहीं है, नॉट रेलेवेंट, बिकॉज हमारे इस पर ग्रॉस बेस पे चार्ज होता है, 5% लेते हैं हम। ठीक है, तो इसका हम देख लेंगे, इसका 5% करेंगे तो 9 आ जाएगा, इसका 5% करेंगे तो 2 आ जाएगा, टोटल इसकी इनकम हो जाएगी 11 करोड़। तो उसी बेस पे जब हमने MCQ भी करा था यहाँ पर, तो MCQ में भी हमने यहाँ पे मैंने बताया था क्योंकि इनकम इसकी 11 करोड़ है तो इस बेस पे 5% लिया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है। देखिए आंसर भी यही दिया हुआ है, 180 करोड़ है, इस पर 5% लगा दिया 9 करोड़ आ गया, 40 पे 5% लगा दिया 2 करोड़ आ गया, 60 पे नहीं लगाया इन्होंने तो उसकी टोटल इनकम 11 करोड़ हो जाती है। तो अब हमारी यहाँ पर केस स्टडी डाइजेस्ट की केस स्टडी खत्म होती है। जिसको केवल केस स्टडी डाइजेस्ट करना था वो यहाँ से जा सकता है। अब हम जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे जो आईसी ने सैम्पल केस स्टडी में निकाले थे अब हम वो करेंगे, उसमें कुछ MCQ और कुछ क्वेश्चन है, अब हम उसको देखेंगे। जब अपना सैम्पल केस स्टडी के क्वेश्चंस पे जाते हैं। ठीक है, अब इसके MCQ पर आते हैं। MCQ में क्या है, MCQ में क्या लिखा है, इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम अर्न बाय हरीश स्मिथ लिमिटेड। तो वहाँ पे इसके TDS का पूछा है हमसे, हमसे यहाँ पर TDS का पूछा है। TDS हमने जैसे देखा था इसने इनकम कौन कौन सी कंपटीशन की, एडवर्टीजमेंट की, हॉर्स रेसिंग की है। तो इन दोनों पे तो हमें पता है 94E लगता है, 94E में लिखा हुआ है 20% अपना, और 94B है, इस पर हमारा लग जाता है 30%। ठीक है, तो इसका आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा इसका 30% और 20% आंसर आ जाएगा C। ठीक है, आगे देखते हैं
ये सेकंड क्वेश्चन रिपीट है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड में क्या लिखा हुआ है, इफ़ हैरी स्मिथ हैज़ बीन अ मैच रेफरी इंस्टीड ऑफ अ स्विमर, तो उसकी जो इनकम अर्न करी हुई है तो उस पर अपना टैक्स बताना है क्या होगा। जैसे हमने पढ़ा हुआ है 115 BBA में जो एक केस लॉ आता है इंडोकॉम वर्सेस CIT TDS का, उसमें लिखा हुआ है, बताया है उसमें कि जो NR मैच रेफरी और जो अंपायर होते हैं वो 115 BBA में कवर नहीं होते हैं, उनका जो TDS कटेगा वो 194E में नहीं कटेगा, इसलिए उनका 195 में जाएगा। तो क्योंकि अब इसका 195 में जाएगा तो हमें पता है 94E पे 94E केवल एप्लीकेबल होता है NR स्पोर्ट्स पर्सन को, तो जो उसका 30% हॉर्स रेसिंग है वो तो वैसे का वैसा रहेगा और बाकी पे 195 लग जाएगा। तो अब इसके हम देखते हैं आंसर में क्या आ जाएगा। TDS 30% तो आ गया अपना हॉर्स रेस पे, बाकी पे आ जाएगा 195, और नहीं 20% नहीं, ये भी नहीं, केवल 195 भी नहीं, इसका आंसर आ जाएगा B। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, हमसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, कंट्री एल हमारी NJ होती तो उस पर जो NCC हुआ इंफ्राडेड बॉन्ड पर टैक्सेबल होता वर्लिश के हाथों में, तो उस पर जो है TDS का रेट और टैक्स का रेट क्या क्या होता। जैसे मैं इंफ्राडेड बॉन्ड का तो हमें पता हुआ है कि 115A में जो है इस पर जो उसका टैक्स रेट जो है 5% दिया हुआ है, तो इसका तो 5% यहाँ पे आ गया 115A का, और NJ के केस में हमारा 94A लग जाएगा। तो 94A में क्या लिखा हुआ है, 94A में लिखा हुआ है रेट्स इन फोर्स, रेट इन प्रोविजन या फिर 30% विच एवर इज़ हायर। तो अब इस वर्लिश के केस में हम देखते हैं कि इसको कितने की पहले इंटरेस्ट मिली हुई है। अब हम इसके लिए ऊपर जाएंगे, हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं ही इज़ ड्यू टू रिसीव इंटरेस्ट ऑफ 5 लाख ऑन सच, इसने जो इन्फेडेड बॉन्ड है इस पर इसको 5 लाख की इनकम मिली है और उस पर 10,000 का इसने एक्सपेंडिचर का, ये रिलेवेंट नहीं है क्योंकि 5% सीधे हमारा ग्रॉस पे लगता है। तो इसको जो 5 लाख के इसको इंटरेस्ट मिली है, इस पर अगर ये नॉर्मल पर्सन इसका अगर टैक्स होता है इस पर एज ए नॉर्मल NR, तो इस पर स्लैब रेट लगता, वो हमारा लग जाता है इस पर 10% वाला स्लैब रेट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नीचे अपने MCQ पर। तो इस पर स्लैब रेट लग जाता, वो 10% पे लग जाता, रेट्स इन फोर्स, रेट्स इन प्रोविजन हमारा 5% दिया हुआ 115A में, और 30% विच एवर इज हायर, हायर हमारा आ जाता है अपना 30%, तो इस पर 5% यहाँ पे 30% यहाँ पे, आंसर इसका आ जाता है A। चलिए अब अपने नेक्स्ट MCQ देखते हैं। हाँ, ये वाला MCQ वैसे पूरा थ्योरेटिकल है, फिर भी चलो करा देता हूँ उसको। इसमें पूछा हुआ है सब मैच द फॉलोइंग करना है बेसिकली। तो सब्जेक्टिव में सबसे पहला एक तो ये याद है कि सब्जेक्टिव, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, सब्जेक्टिव में तो अपना फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच आता है, ये सबसे ईजी है इसका। तो अब देखते हैं, पहले तो ये फर्स्ट का थर्ड किससे में से मैच कर रहा है, तो फर्स्ट का थर्ड अपना इन दोनों से मैच कर रहा है, तो हमें देखो सेकंड दोनों में कॉमन है, सेकंड भी हमें चेक नहीं करना, थर्ड भी चेक नहीं करना, सीधे हम फोर्थ चेक करेंगे अपना, फोर्थ का क्या है, सिक्स है कि फर्स्ट है। ठीक है, अब फोर्थ का देखते हैं, पहले सिक्स चेक करता हूँ। ट्रीटी शुड बी इंटरप्रेटेड इन मैनर इफेक्टिव, नहीं ये तो इफेक्टिव वाला होता है, सच इंटरप्रिटेशन शुड बी डन इफ इट डिफीट्स द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सर ठीक है, अपना ये फोर्थ का अपना ये वाला आ जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा B। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी अपना मैच वाला है, तो इसमें भी सबसे इजी वाला याद रखना है, एक्शन प्लान 4 है जो अपना लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट का है। ठीक है, और उसके बाद चलो पहले देख लेते हैं, इसमें आंसर देख लेते हैं। हमें क्या पता है, फोर्थ का सेकंड है। ठीक है, फोर्थ का सेकंड है तो हमें, ठीक है, फोर्थ का सेकंड तो चारों में ही दिया हुआ है। ओके, तो पहले हम फर्स्ट चेक कर लेते हैं कि फर्स्ट का इसमें अलग है, बाकी तीन में भी अलग अलग है। ठीक है, फर्स्ट का क्या है, एक्शन प्लान 5 दिया हुआ है ना, एक्शन प्लान 5 अपना 115 BBF के बारे में जो बताता है, जो अपना रॉयल्टी से रिलेटेड, तो इसमें रॉयल्टी तो CFC दिया हुआ है, लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट, रॉयल्टी इनकम। ठीक है, एक्शन प्लान हमारा फर्स्ट का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, फर्स्ट का थर्ड हो गया। ठीक है, ये वाला अपना क्लियर है, सेकंड भी चेक नहीं करना हमें, फोर्थ चेक करना ही नहीं है, बस एक बार थर्ड और चेक कर लेते। थर्ड में क्या है, एक्शन प्लान 13 दिया हुआ है, थर्ड का हमारा 5th हो सकता है या फिर 8th हो सकता है। 13 तो वैसे ही हमें 13 भी ईजी अपना डॉक्यूमेंटेशन का आ जाता है, इसमें तीनों तरह की रिपोर्टिंग फाइल्स के बारे में बताया हुआ, तो ये CBC रिपोर्टिंग आ जाता है अपना।
तो इसका आंसर जो अपना आ जाता है, इसका आंसर है अपना बी। अब हम अपना नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और हमारे पास केवल 2 ही डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, 2C और 3 के दोनों हैं ए और बी। ठीक है, सबसे पहले हम 2C देखते हैं। 2C में क्या पूछा हुआ है, एग्जामिन वेदर इंटरेस्ट पेड बाय ब्रांच इंडियन ब्रांच ऑफ PQR बैंक टू इट्स हेड ऑफिस एंड कंट्री जेड एंड ब्रांच ऑफिस को जो पे करा है वो इंडिया में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, बेसिकली क्या है, जो इंडियन ब्रांच है जो PQR बैंक की, उसने अपने हेड ऑफिस और एक दूसरी ब्रांच को पे करा हुआ है इंटरेस्ट, वो बताओ इंडिया में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी। सबसे पहले ऊपर अपना केस स्टडी पढ़ लेते हैं, इससे रिलेटेड केस स्टडी में क्या दिया हुआ है। केस स्टडी में हमें दिया हुआ है जो PQR बैंक है ये कंट्री जेड में इनकॉर्पोरेटेड, उसकी काफ़ी जगह पे ब्रांच है, ये भी एक इंडियन ब्रांच है, कंट्री जेड में है, और जो ब्रांच ऑफिस है कंट्री एड में उसको पे करा हुआ है, ये हमें दिया हुआ। तो हमने स्पेसिफिकली सेक्शन 9 में तो स्पेसिफिकली ये पी ऑफ ब्रांच के बारे में दिया हुआ है कि अगर वो, क्योंकि हम तो पे कर रहे हैं, हमारे लिए तो एक्सपेंडिचर हुआ, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जो इंडियन ब्रांच है सामने वाले के लिए इनकम हुआ जो फॉरेन में बैठा हुआ है। तो जो हेड ऑफिस है और जो अपने जो दूसरा ब्रांच ऑफिस है जो दूसरे कंट्री में, उसके लिए इंडिया में इनकम टैक्सेबल होगी अगर जो इंडियन पी है जो क्या कहते हैं उनको पे करती है अगर इंटरेस्ट। तो ये तो स्पेसिफिकली सीधे उस एक्सप्लेनेशन के ऊपर है क्वेश्चन। तो देख लेते हैं इसका आंसर में क्या लिखा हुआ है। टू बी 2C, हाँ देखते हैं, हाँ देखो, तो हाँ इसमें भी देखो अपने ये एक्सप्लेनेशन का जो है रेफरेंस दिया हुआ है। इन केस ऑफ एन पर्सन एंगेज इन बैंकिंग बिजनेस इंटरेस्ट पेबल बाय पी शैल बी डीम टू एक्वायराइज इन इंडिया। तो अकॉर्डिंगली लिखा हुआ है जो इंटरेस्ट ऑफ 35 लाख जो उसने हेड ऑफिस को पे करा, जो 17 लाख पे टू ब्रांच इन कंट्री एंड शैल बी डीम टू एक्वायराइज इन इंडिया शैल बी लायबल टू टैक्स इन इंडिया। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सीधे इसमें तो सीधे टैक्स लायबिलिटी महेश शर्मा की पूछी हुई है। तो ठीक है, महेश शर्मा देखते हैं इसका केस स्टडी में क्या दिया हुआ है। ठीक, हाँ ये दिया हुआ है, इसका हम पढ़ लेते हैं। इसने म्यूजिशियन ड्राइव करिए 12 लाख की इसकी इनकम हुआ है कंट्री पी से, जिस पे 336 का पहले से टैक्स रेट हो चुका है, और जो इसकी इनकम इंडिया में है वो है 45 लाख। इसने 75,000 PPF में डिपॉजिट करा हुआ है, इसका इसको 80C मिल जाएगा। इसने आगे जाकर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 65 पे फादर का भी करा हुआ है, तो इस पे इसको 80D मिल जाएगा जो सीधे 50,000 तक का होगा। उसने स्पेंड करा हुआ है 50,000 मेडिकल ट्रीटमेंट हैंडीकैप सिस्टर डिपेंडेंट है इसका, इसको डबल D मिल जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है इसके फादर नॉट ट्रेवल्ड फॉर लास्ट 3 ईयर्स, ये हमें बताता है कि इसके फादर जो हैं, एक सेकेंड, इसके फादर जो हैं वो रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट नहीं है। तो नॉन रेसिडेंट नहीं है तो इस पे सीधे हमारा 50,000 की लिमिट लगेगी, ना कि 25,000 वाली जो अपना 80D कैलकुलेट करने में। ठीक है, और आगे दिया हुआ है ये कंट्री पी भी गया है जो 19 फरवरी से 13 मार्च, और कंट्री एस गया हुआ है 2 जनवरी से 21 जनवरी तक का, और बाकी वो इंडिया में रहा है। ठीक है, अगर हम इसके यहाँ से डेज कैलकुलेट करते हैं तो ये जो कंट्री पी में गया है यहाँ पे ये गया है ओनली 23 डेज़ के लिए, कंट्री एस में गया ये गया है ओनली 20 डेज़ के लिए, तो ओनली 43 डेज़ के लिए बाहर रहा है। तो ये तो मतलब मोर देन 182 डेज़ जो अपना इंडिया में रहा है, तो ये अपना रेसिडेंट ही हुआ। चलो अब इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसका। ठीक, ये अपना आ गया 45 इसकी इंडियन इनकम, 12 लाख इसकी फॉरेन की इनकम आ गई। 75,000 जो 80 में कराता है 80C में, यहाँ पे इसका 30,000 ये गलत दिया हुआ है, ये 32,000 हो जाएगा क्योंकि 50 तक की लिमिट है उसकी। ये पता नहीं 30,000 क्यों दिया हुआ है ऐसे ही ने। और यहाँ पे 75,000 का फ्लैट मिल जाएगा इसको 80D में, फ्लैट डिडक्शन होता है। और यहाँ पे
32,000 हो जाएगा। तो बाकी सारी जो नीचे की चीज़ें सारी वैसी चेंज हो जाएंगी। और इस तरह से हमारा यहाँ पे ये टैक्स निकल कर आ गया। और टैक्स का अगर रेट निकाला तो इन्होंने 30.14 निकला। वहाँ पे अगर हम 336 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट तो 28% हो, तो 28% का इसको 336 पूरा का पूरा FTC मिल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो चेंज्ड वाला है, जो एक्चुअल होना चाहिए, वो इसका 1343,278 इसका आंसर आ जाएगा। और इसके नीचे देखेंगे तो ये सब नोट्स वही दिए हुए हैं जो भी मैंने आपको समझाया है। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। ठीक है, मिस्टर वल्लिश है, उसको 245 की इनकम मिली हुई है रीट से। क्या क्या मिला हुआ है, रेंट मिला हुआ है 125 का, इंटरेस्ट मिली 62 की, और 58 का आपको डिविडेंड मिला हुआ है। ये इंटरेस्ट और ये दोनों ए लिमिटेड से। ए लिमिटेड क्या है, रीट है 100% शेयर होल्डिंग ए लिमिटेड। ए लिमिटेड अपना SPV हो गया। और इसमें क्या पूछा है, वेदर द अबव कंपोनेंट जो रीट के में टैक्सेबल होंगे या किसके में टैक्सेबल होंगे, और क्या TDS की रिक्वायरमेंट है वो बतानी है। क्योंकि ये क्वेश्चन, ये केस स्टडी पुरानी है, उस टाइम पे BAA नहीं आया था, तो इसमें उसके बारे में कुछ नहीं मेंशन करा हुआ है। लेकिन ऐसे कोई नया क्वेश्चन होता है जिसमें BAA के बारे में मेंशन नहीं करा हुआ है, तो हमें एक ही एजम्पशन लेनी पड़ती है। इफ नथिंग इज मेंशन इन अबाउट क्वेश्चन अबाउट BAA, तो वी विल एज्यूम दैट SPV हैज़ नॉट ऑप्टेड फॉर BAA। क्योंकि SPV ने BAA ऑप्टेड नहीं करा है, तो जो उसका डिविडेंड जो उसको मिलेगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ रीट एंड इन द हैंड्स ऑफ अपना यूनिट होल्डर ऑल्सो। ठीक है, अपना डिविडेंड तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन जो रेंट हमने पढ़ा हुआ है, रेंट और इंटरेस्ट जो है वो अपना यूनिट होल्डर के लिए टैक्सेबल होता है और अपना रीट के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है। यूनिट होल्डर के हाथ में अगर ये टैक्सेबल होगा रेंट, तो वो अपना आ जाएगा रेट्स इन फोर्स पे। रेट्स इन फोर्स जो अपना 30% आ जाता है अपना, और जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पे अपना आ जाता है 5%। और ये दोनों भर जाएंगे अपना, सेस लगा के दोनों रेट भर जाएंगे, उस पर TDS अपना लग जाएगा। और डिविडेंड तो एग्जेम्प्ट है, तो उस पर TDS की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं है। देखते हैं आंसर में क्या लिखा हुआ है। आंसर में देखो ये लिखा हुआ है, जो अकॉर्डिंग 1,25,000 वो डीम टू बी इनकम ऑफ मिस्टर वल्लिश। और हाँ, अरे मैं एक चीज़ बताना भूल गया, जो मिस्टर वल्लिश है, ये अगर याद नहीं हो तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ था। क्वेश्चन में ऊपर पढ़ाता हूँ। जो मिस्टर वल्लिश है वो एक NR पार्टनर है। NR है इसलिए वहाँ पे उस पर रेट्स इन फोर्स वगैरह लगा रहे हैं, नहीं तो हम सीधे उस पर 10% लगा देते रेट। तो अब इस पर आ जाते हैं हम अपने आंसर पर। यहाँ पे सीधे लिखा हुआ है 1,25,000 सीधे डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा, उस पर 31.2 IC ने 30% लिखा हुआ, उस पर सेस नहीं जोड़ा। ठीक है, बीइंग रेट्स इन फोर्स ये अपना क्योंकि NR है। ठीक है, और जो इंटरेस्ट का भी ये हो जाएगा, जो कॉम्पोनेंट 62,000 का है, टैक्स इन द एंड्स ऑफ वैल्यूज 5% दिया होता है, वो 5.2% हो जाएगा। ठीक है, 5.2% है, गलती से 5% मैंने भी लिख दिया है। 62,000 सेंस ये NR है अपना। ठीक है, और जो डिविडेंड कंपोनेंट है एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर 1023 FD, और इज नो लाइबिलिटी फॉर रीट एंड डिडक्ट TDS। अगर आपको पेपर 6 से इंटरनेशनल टैक्सेशन की किसी भी केस स्टडी में, नॉट ओनली केस स्टडी डाइजेस्ट, किसी भी केस स्टडी में कोई प्रॉब्लम जा रही है, तो यू कैन रीच आउट टू मी बाय टेलीग्राम। मैंने उस टेलीग्राम का चैनल का लिंक जो अपने डिस्क्रिप्शन में अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, और आप इस चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं। बिकॉज मैं अपने सारी केस स्टडी बाय हैंड सॉल्व करी थी, तो मैं सारी केस स्टडी की वीडियोस यूट्यूब पे लाने वाला हूँ। और साथ में जो भी छोटे छोटे कंसेप्ट होंगे जहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जाती है सबको, मुझे भी प्रॉब्लम गई थी, तो मैं उसके छोटे छोटे शॉर्ट क्लिप्स बना के चैनल पे डालूंगा। तो आप चैनल पर कनेक्ट हो सकते हो, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।